गैंगरेप मामले में एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैगजीन फोटोग्राफर से हुए गैंगरेप की वारदात को 36 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। मामले में 3 आरोपी अब भी फरार हैं। मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों की संख्या 2 हो चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच पूरे मामले में आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। मुंबई गैंगरेप पे पकड़े गए एक आरोपी चांद बाबू की नानी ने कहा है कि उनका नाती निर्दोष है। आरोपी की नानी के मुताबिक पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे छोड़ देने की बात कही थी, लेकिन छोड़ा नहीं। मुंबई में गैंगरेप की शिकार महिला पत्रकार का ऑपरेशन किया गया। उसकी हालत में थोड़ा सुधार जरूर है। डॉक्टर ने पीड़ित की हालत स्थिर बताई है। राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल ने भी आधी रात तक मामले की जानकारी लेते रहे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन ने मांग की है कि दिन दहाड़े महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अमिताभ ने कहा है कि इस वारदात के बाद मुंबई शर्मसार हो उठी है। विश्व हिंदू परिषद के 84 कोसी परिक्रमा शुरू करने पर अड़े रहने के बीच फैजाबाद जिला प्रशासन ने विश्व हिंदू परिषद के 70 नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है और तनाव बढ़ता जा रहा है। विहिप ने ऐलान किया है और ऐलान के मुताबिक यात्रा शुरू होने में अभी 24 घंटे बाकी है। हालातों को देखते हुए सीएम अखिलेश यादव ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए और अयोध्या समेत आसपास के तमाम विधायकों के साथ लंबी बैठक की। भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंच चुके हैं। उन्होंने यात्रा पर प्रतिबंध को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल के इलाहाबाद में मौजूद आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहां भारी मात्रा में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। इस बीच सूबे के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने सभी 6 जिलों के एसएसपी और दूसरे अफसरों को लखनऊ में तलब किया। साथ में आईजी रेंज और डीआईजी रेंज को भी बुलाया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने विश्व हिंदू परिषद पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। 25 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद ने यात्रा को शुरू करने का ऐलान किया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए विश्व हिंदू परिषद के समर्थक साधु संतों का जमावड़ा शुरू हो गया है। हिंदुओं के प्रत्येक तीर्थ स्थल के आसपास 84 और पंचकोश की परिक्रमा का आयोजन किए जाने का प्रचलन है। हर तीर्थ क्षेत्र में इस आयोजन का अलग अलग महत्व और परंपरा है। 84 कोसी परिक्रमा की यात्रा के दौरान बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, अंबेडकर नगर और बस्ती जिले आएंगे। इन जिलों में यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं, जहां रुककर यात्रा का आनंद लिया जाता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। 26/11 में आतंकियों से लोहा ले चुके कमांडो को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाने का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि अब आपको संसद में और विधानसभा में बैठे आतंकियों से लड़ना होगा। केजरीवाल जिस उम्मीदवार से ये कह रहे थे वो 26/11 हमले में जख्मी हुए थे, जिसके बाद सरकार ने उन्हें नौकरी से हटा दिया था। इससे पहले भी संसद पर दिए गए कई आपत्तिजनक बयानों के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। लश्कर तैयबा के संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा को इलाज के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि लश्कर तैयबा के 70 साल के आतंकी टुंडा को रात सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संसद के 16 दिनों के मानसून सत्र में पहले 10 दिन संसद में 88% समय का नुकसान हुआ। तेलंगाना चीनी घुसपैठ, पाक के आक्रामक रवैये और फिर कोलगेट पर संसद बार बार ठप होती रही। भारत ने इराक के 10 साल तक के तेल समझौते का प्रस्ताव रखा है। इराक के प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं। गुजरात के आनंद जामा मस्जिद के इमाम और अखिल भारतीय इमाम संगठन की गुजरात इकाई के अध्यक्ष मौलाना इमाम लुकमान तारापुरी ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। मौलाना इमाम लुकमान के मुताबिक गुजरात से मुसलमान शांति से रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मुस्लिमों ने अपने व्यापार और व्यवसाय में आर्थिक और सामाजिक विकास किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी कैबिनेट का आखिरी विस्तार करेंगे। राजभवन के बिरसा मंडप में शाम 4:30 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। कांग्रेस ने अपनी स्टेट यूनिटों से अगले 15 दिनों में घोषणा पत्र के लिए जरूरी जानकारी मुहैया कराने को कहा है। कांग्रेस का निर्देश अहम है क्योंकि अगले नवंबर-दिसंबर में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक घोषणा पत्र बनाने के लिए मांगी गई ये जानकारी राज्यों से संबंधित होनी चाहिए। सूचनाएं ऐसी हों जिससे पूरे लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को बनाने में भी मदद मिले। दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति और समन्वय के लिए कांग्रेस ने एक 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इस कमेटी में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, कांग्रेस महासचिव शकील अहमद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जेपी अग्रवाल शामिल हैं। दिल्ली में नवंबर और दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावों में जीत के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज सूचना प्रसार के अत्याधुनिक साधनों से लैस एक भव्य राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने राज्यसभा में कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी 7 फाइलें, 173 आवेदन और 9 अन्य दस्तावेजों का पता नहीं लग रहा है। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा है कि इन सभी गुम हुई 7 फाइलों को ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। फाइलों के गायब होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि लापता बताई जा रही 43 फाइलों में से 21 फाइलें सीबीआई को सौंप दी गई हैं और 15 जांच एजेंसी को भेजी जा रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का मानना है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है। अन्ना हजारे अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमेरिका में अन्ना हजारे ने कहा कि प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव होना चाहिए, राजनीतिक दल आधारित लोकतंत्र से छुटकारा मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह ने एसजीपीसी के प्रेसिडेंट अवतार सिंह को भरोसा दिलाया है कि सिख समुदाय के साथ देश के अंदर और बाहर अन्याय नहीं होने देंगे। इस बार हिंसा की जांच रिटायर्ड जज करेंगे। इस बार में ईद के दिन हिंसा भड़क उठी थी। 13 दिनों बाद वहां से कर्फ्यू हटाया गया था। सीमा पर चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान ने 337 भारतीय कैदियों को रिहा किया है। रिहा हुए ज्यादातर कैदियों में मछुआरे शामिल हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के मुताबिक इन सभी रिहा हुए कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है। पाकिस्तानी जेलों से रिहा होने के बाद कैदियों में काफी खुशी है। श्रीनगर में बीएसएफ जवानों का दबाव कम करने के लिए मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य से बाहर से आए कलाकारों ने ये कार्यक्रम पेश किए। जोधपुर के आश्रम में एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोपों में घिरे आसाराम बापू ने शुक्रवार को दावा किया है कि वो निर्दोष है और उनके खिलाफ साजिश चल रही है। आसाराम बापू ने अपनी तुलना महात्मा बुद्ध से कर डाली। आसाराम बापू ने कहा, भगवान बुद्ध ने भी इस तरह के आरोपों का सामना किया था और मैं भी उनका सामना कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई सामने आएगी। गुजरात के एक स्थानीय चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि वो मुझे सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं तो मैं हंसते हुए जेल जाने को तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि जेल मेरा बैकुंठ है। आसाराम बापू ने कहा कि लड़की को गुमराह किया गया। मैं जानता हूं कि किन लोगों ने गुमराह किया, लेकिन इस साजिश को रचने वाले लोगों का नाम मैं अभी बताना नहीं चाहता। आसाराम ने कहा कि देर सबेर वो और उसका परिवार अपनी गलती का एहसास करेंगे और मेरे पास आएंगे। उन्होंने कहा है कि वो बेकसूर है, लेकिन फिर भी हंसते हुए जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ। दिल्ली के मयूर विहार में पत्थर से कुचलकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। पुलिस को प्रेम प्रसंग में हत्या होने का शक है। मयूर विहार फेज 1 के सिटी स्टार मॉल के पास देर रात युवक का शव मिला था। युवक के सिर और कई हिस्सों पर पत्थर से बुरी तरह से वार किए गए हैं। युवक की पहचान रवि के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 22 साल है। पुलिस के मुताबिक रवि को पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्रेम था। गुड़गांव में सेक्टर 5 में हुई युवती की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। युवती के पिता और भाई को हॉरर किलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। 21 अगस्त को गुड़गांव पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 29 में लेजर वैली पार्क के पास एक स्कूल बस में करीब 17 साल की लड़की की लाश मिली थी। दिल्ली के शकरपुर का डबल मर्डर केस पुलिस ने सॉल्व कर लिया है। पुलिस के दावे के मुताबिक घर के नौकर ने ही 3 साथियों के साथ मिलकर मां बेटी का ज्वेलरी के लिए कत्ल किया। कानपुर के थाना गोविंद नगर इलाके में लुटेरों ने एक 55 साल की बुजुर्ग महिला की लूटपाट के बाद गला रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस मौके पर डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीमें बुलाकर जांच पड़ताल के लिए जुटी हुई थी, लेकिन अपराधियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अखिलेश यादव के गृह जिले इटावा में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पत्रकार राकेश शर्मा के साथियों ने बताया है कि जुए की खबर छापने पर बदमाशों ने गोली मारी। इटावा के बकेवर में दैनिक आज के क्षेत्रीय संवाददाता राकेश शर्मा को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
सर्जन रही वनिका पांडे की मौत के मामले में उनके भाई ने फेसबुक पर इंसाफ की मुहिम चलाई है। वनिका के भाई ने फेसबुक पर जस्टिस फॉर वनिका पांडे पेज बनाया है। पटना में बच्चों के अपहरण के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने दोनों बच्चों को मधेपुरा से ढूंढ निकाला है। किडनैपर्स पड़ोसी ही थे जिन्होंने 20 लाख की फिरौती मांगी थी। विशाखापट्टनम में HPCL ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। आग को वक्त रहते बुझा लिया गया। झुलसने से 38 लोग घायल हुए। मुरादाबाद में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला वाटर टैंकर पर चढ़ गई। बड़ी मुश्किल से महिला को वाटर टैंकर के ऊपर से उतारा गया। रामगढ़ में कई स्कूली छात्रों ने पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों को राखी बांधी। इस मौके पर कई फॉरेस्ट ऑफिसर और स्कूल टीचर्स मौजूद थे। पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से बैतूल और उसके आसपास के इलाकों का संपर्क टूट चुका है। रेलवे स्टेशन के पास माचना नदी के ऊपर बना 40 से 50 फीट का ट्रैक भी टूट गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके पार्टनर BP PLC ने बताया है कि उन्हें पूर्वी कावेरी में एक नया गैस भंडार मिला है। रिलायंस ने एक बयान में कहा है कि ये भंडार कावेरी बेसिन में तट में 62 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में मौजूद है और इस ब्लॉक में मिला ये दूसरा गैस भंडार है। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी मुद्रा की तुलना में 135 पैसे चढ़कर 63.20 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपए में 6 कारोबारी सत्रों की गिरावट थमी।